Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to start next lecture, which is on the topic of stomach in GI physiology and physiological role of different parts of GI tract, how they can influence the absorption of different drugs as well as food. So esophagus हम already पढ़ चुके हैं. Now we are going to start stomach. The stomach, if we talk about the stomach, this is the next part of GI tract and encountered by both foods and फार्मास्यूटिकल्स इज़ द स्टमक. जैसे हमने अभी बात की कि ईसोफेगस के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है जिससे फूड और फार्मास्यूटिकल्स यानी ड्रग्स का वास्ता पड़ता है, यानी उसके में जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो एक्सपोज होती है, वो है स्टमक. द टू मेजर फंक्शंस ऑफ स्टमक आर, दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है स्टमक के. पहला फंक्शन टू एक्ट एज ए टेम्पररी रिजर्वायर फॉर इंजेस्टेड फूड. सबसे पहले तो ये है कि जो भी फूड यहाँ पर आ रहा है उसके लिए एक टेम्पररी रिजर्वायर यानी रिजर्व फूड के तौर पर, एंड टू डिलीवर इट इनटू द ड्यूडेनम एट ए कंट्रोल्ड रेट. और वहाँ पर फूड जो होगा वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, डिज़ोल्व होगा वहाँ पे, और एक क्रीमी लाइक पेस्ट लाइक मटेरियल में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल्ड रेट से यानी एक फिक्स रेट से कंट्रोल्ड रेट से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्यूडेनम में एंटर होगा. To reduce ingested solids to a uniform creamy consistency known as chyme by the action of acid and enzymatic digestion. ये जो प्रोसेस होगा इस फूड को काइम में कन्वर्ट करने का, जैसे हमने बात की अभी कि ये एक क्रीमी पेस्ट लाइक मटेरियल होगा, ये एसिड्स और एंजाइम से होगा. दिस enables better contact of the ingested food material with the mucous membrane of the intestine and thereby facilitate absorption. अब यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ये काइम में कन्वर्ट क्यों किया गया. उसकी वजह ये है कि ये ताकि जो है ये स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ये इजीली इंटेस्टिनल जो मेम्ब्रेन्स हैं उसके साथ कांटेक्ट में आए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए. क्योंकि अगर ये बड़े साइज़ के पार्टिकल होंगे तो फिर ये मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं करेंगे और फिर ये इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, चाहे वो फूड हो या फिर ड्रग, किसी किस्म की कोई ड्रग थेरेपी यानी ड्रग जो है वो खुद मौजूद हो. अनदर परहैप्स लेस ऑब्वियस फंक्शन ऑफ द स्टमक, एक और लेकिन वाजे फंक्शन स्टमक का क्या है, इट्स प्रोटेक्टिव रोल इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ नॉक्शियस एजेंट्स रीचिंग द इंटेस्टाइन. दूसरा जो एक और जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है कि यहाँ पर जो एसिड होता है और एंजाइम होते हैं वो मुख्तलिफ नॉक्शियस एजेंट जो हमारे फूड और वाटर के साथ हमारी स्टमक में पहुँच जाते हैं तो उनको किल करना, उनको इनएक्टिव करना. जैसे कि फॉर एग्जांपल डेली बेस पर हम बहुत सारा ऐसा कोई पानी पी लेते हैं बाहर या फूड खा लेते हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया, वायरसेस या फंजाई मौजूद हैं, तो वो हमारे लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं. लेकिन जब वो स्टमक में आते हैं तो वहाँ पे एसिड और एंजाइम से डाइजेस्ट हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, तो फिर उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो डिज़ीज़ कॉज कर सकें. क्योंकि अगर यहाँ पर एसिड और एंजाइम नहीं होंगे तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो यहाँ पर फूड और वाटर के साथ आए होंगे, एंटर हुए होंगे बॉडी में, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे. इसके अलावा स्टमक क्या है, दिस इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट एंड इज सिचुएटेड बिटवीन लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ये ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है. इट्स ओपनिंग टू द ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट इज़ कंट्रोल्ड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर. तो पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक में सबसे नीचे होता है, जो एक ओपनिंग है, स्फिंक्टर है, जहाँ से जो है फूड जो है वो काइम की फॉर्म में ड्यूडेनम में एंटर होता है. द स्टमक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एनाटॉमिकल रीजन्स. वो क्या है, फिगर 19.4 में मेंशन है, जो कि हम अभी देखेंगे. उसमें पहला पार्ट है फंडस, फिर है बॉडी, फिर है एंट्रम एंड द पाइलोरिस. सो नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक. तो ये जो हो गया फंडस, बॉडी, ये एंट्रम हो गया, और ये जो है वो बॉडी एंड फंडस, बॉडी, एंट्रम, और ये पाइलोरिस, ये डिफरेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं. तो इस डायग्राम में ये 19.4 में एनाटॉमी ऑफ स्टमक मौजूद है. द स्टमक हैज़ कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर, यानी अगर इसमें हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर होती है. Although under fasting condition यानी on empty stomach, it usually contain no more than 50 ml of fluid
विच इज़ यूजली गैस्ट्रिक सिक्रीशन यानी गैस्ट्रिक फ्लूइड होता है। एम्प्टी स्टमक में भी जो फ्लूइड होता है 50 ml के अराउंड होता है, जिसमें गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है, जिसमें एसिड होता है और एंजाइम मौजूद होते हैं और वाटर होता है। इसके अलावा दीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन कंटेन, वही जैसे मैंने बताया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड होता है, सिक्रीटेड बाय द पैराइटल सेल्स। तो स्टमक में पैराइटल सेल्स होते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करते हैं, विच मेंटेन्स द पीएच ऑफ स्टमक इन बिटवीन 1 to 3.5 इन द फास्टेड स्टेट। यानी एम्प्टी स्टमक में जो पीएच होता है स्टमक का वो 1 से 3.5 के दरमियान में होता है, एंड दिस पीएच इज़ ड्यू टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन अंडर फास्टेड स्टेट। लेकिन जब फैट स्टेट होगी यानी मील के साथ होगी तो फिर ये पीएच थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके अलावा द हार्मोन गैस्ट्रिन इससे रिलीज होता है स्टमक से, विच इटसेल्फ इज ए पोटेंट स्टिमुलेटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। तो वो भी गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन करता है, एंड ऑल्सो द रिलीज ऑफ पेप्सिनोजेन एंड रिलीज बाय जी सेल्स यानी गॉबलेट सेल से रिलीज होता है ये गैस्ट्रिन इन द स्टमक। द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिन इज स्टिमुलेटेड बाय पेप्टाइड्स, अमाइनो एसिड्स एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, और विच ऑल्सो कॉज इंक्रीज गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो जब भी फूड जाता है स्टमक में तो स्टमक का साइज़ बढ़ जाता है, वो डिस्टेंडेड हो जाता है। तो उससे जो मायो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स होते हैं यानी नर्व्स फाइबर्स होते हैं वो सेंस करते हैं कि फूड आया है। तो उससे क्या होता है कि फिर ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज़ होता है और ये फिर एसिड को भी रिलीज़ करता है और पेप्टाइड हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है, जिसमें पेप्सिनोजेन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। पेप्सिनोजेन सबसे इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। पेप्सिन विच इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल्स, जैसे हमने बात की पैराइटल सेल से HCl रिलीज होता है, तो चीफ सेल से पेप्सिन रिलीज होता है, और ये जो रिलीज होता है इन ए फॉर्म ऑफ इट्स प्रीकर्सर पेप्सिनोजेन, यानी इसका प्रीकर्सर होता है पेप्सिनोजेन। फिर ये कन्वर्ट होता है पेप्सिनोजेन से पेप्सिन। पेप्सिन्स आर द पेप्टिडेजेस यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम है विच ब्रेक डाउन द प्रोटीन टू द पेप्टाइड एट लो पीएच, यानी एसिडिक पीएच पे ये काम करेगा। अबव pH 5, अगर स्टमक में pH 5 या उससे ऊपर हो गया तो पेप्सिन इज डीनेचर्ड यानी डीग्रेडेड, और ये फिर काम नहीं करेगा यानी प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी नहीं करेगा। इसके अलावा म्यूकस विच इज सिक्रीटेड बाय द सरफेस म्यूकोजल सेल्स, सरफेस के म्यूकोजल सेल से सिक्रीज होता है, एंड लाइंस द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के ऊपर ये एक लाइनिंग बना देता है, लेयर बना देता है। इन द स्टमक द म्यूकस प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा फ्रॉम ऑटो डाइजेशन बाय द पेप्सिन एंड एसिड कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से ये जो म्यूकोजा है, म्यूकस सिक्रीशन है, ये जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम होती है, स्टमक की एपिथेलियम होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डाइजेस्ट ना हो, किसकी वजह से, पेप्सिन की वजह से और एसिड की वजह से। इसके अलावा वेरी लिटिल ड्रग एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्टमक ओइंग टू इट्स स्मॉल सरफेस एरिया कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम कंपेयर करें सरफेस एरिया की स्टमक की और स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज होता है कंपेयर टू स्टमक, तो उसकी वजह से स्टमक में ड्रग की एब्जॉर्प्शन बहुत कम होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ड्रग की एब्जॉर्प्शन और फूड की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ड्रग की एब्जॉर्प्शन स्टमक से बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन कम होती है। स्टमक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जीआई ट्रैक्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कन्वोल्यूटेड पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से 5 मीटर के दरमियान में होती है। कन्वोल्यूटेड यानी स्पाइरली अरेंज होता है ये। एक्सटेंडेड फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर, यानी पाइलोरिक स्फिंक्टर से स्टार्ट होगा जो कि स्टमक का एंड है, एंड टू द इलियोसीकल जंक्शन, और ये वहाँ जाके एंड होगा जहाँ पे इलियम और सीकम का जंक्शन यानी जॉइंट होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलीमीटर टू 30 मिलीमीटर इन डायमीटर, तो इसका जो डायमीटर है 25 टू 30 मिलीमीटर है। एंड इट्स मेन फंक्शन आर, क्या फंक्शन है इसके? पहला फंक्शन है डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ एंजाइमेटिक डाइजेशन, यानी एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज होते हैं जो कि डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं फूड का, विच बिगेन इन द स्टमक, स्टमक में भी कुछ ना कुछ डाइजेशन हुआ होता है एसिड की वजह से और पेप्सिन की वजह से, बट द डाइजेशन इज इनकम्प्लीट, बट द कंप्लीशन ऑफ दिस डाइजेशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वंस द फूड इज डाइजेस्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। Small intestine is the region where most nutrients and other materials are absorbed, even including the drugs. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल और ड्रग्स सबसे ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब होती हैं।
स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम एनाटॉमी देखें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला ड्यूडेनम, इट इज 200 मिलीमीटर टू 300 मिलीमीटर इन लेंथ. फिर सेकंड पार्ट जेजुनम, which is approximately 2 meter in length, or with the third part the ileum, which is approximately 3 meter in length. इसके अलावा the wall of the small intestine has a rich network of both blood vessels and lymphatic vessels. small intestine की जो walls हैं उसमें जो है वो नेटवर्क है पूरा, बहुत दे आर रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स. उसकी वजह है कि यहाँ पर फूड और ड्रग का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है ताकि वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में एंटर हो. और लिम्फेटिक वेसल्स क्यों होते हैं? ताकि फैट्स की एब्जॉर्प्शन कराई जा सके. द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्कुलेशन इज द लार्जेस्ट सिस्टमिक रीजनल vasculature and systemic vasculature, and nearly 1/3 of the cardiac output flow through the GI tract viscera और GI viscera. तो अगर हम कार्डिक आउटपुट की बात करें, अगर कार्डिक आउटपुट को हम कंसिडर करें 100 है, तो उसका 1/3 यानी 33rd पार्ट यानी 33% जो होगा वो जीआई ट्रैक से गुजरेगा. और डेफिनेटली वो उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ पे मोटिलिटी, जीआई मोटिलिटी की ज़रूरत है, वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करवाना है, ड्रग एब्जॉर्ब करवानी है और उसकी मोटिलिटी करवानी है यानी पेरिस्टल्टिक मूवमेंट करवानी है, फूड डाइजेस्ट करवाना है. तो ये सारे प्रोसेस की वजह से यहाँ पर जो है ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा होता है और इसकी ज़रूरत भी होती है. इसी वजह से 1/3 कार्डिक आउटपुट जो होता है वो जीआई ट्रैक से गुजरता है. The blood vessels of small intestine receive blood from the superior mesenteric artery. तो आर्टरी के ज़रिए रिसीव होगा जिसका नाम है सुपीरियर mesenteric artery via branch arterioles, and blood leaving the small intestine flows into the hepatic portal vein. पहले ये mesenteric vein में जमा होता है, वहाँ से फिर hepatic portal vein में जाता है और hepatic portal vein carries it via liver to the systemic circulation, और hepatic portal vein से ये liver में जाता है और liver से फिर ये systemic circulation में चला जाता है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो mesenteric circulation में जाती है, फिर hepatic portal vein से liver में गुजरती है और लिवर में अगर वो ड्रग मेटाबोलाइज हो गई तो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते वो इफेक्टिव नहीं रहेगी. लेकिन अगर वो लिवर में इतनी मेटाबोलाइज नहीं हुई कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते वो अपनी एक्टिव फॉर्म में रही, तो वो एक्टिव फॉर्म कुछ ना कुछ थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी. ड्रग्स दैट आर मेटाबोलाइज बाय द लिवर आर डिग्रेडेड बिफोर दे रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो बिल्कुल ऐसा होगा कि अगर ड्रग बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज हो गई लिवर में पहुंचते ही एब्जॉर्ब होने के बाद, तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले ही डिग्रेड हो जाएंगी. एंड दिस टर्म इज कॉल्ड हेपेटिक प्री सिस्टमिक क्लियरेंस. तो इसको हेपेटिक प्री सिस्टमिक क्लियरेंस भी कहते हैं एंड ऑल्सो कॉल्ड हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. तो इसको हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी कहा जाता है. द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल्सो कंटेन लैक्टील्स, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स की जो चैनल्स होते हैं उसको कहते हैं, विच कंटेन लिम्फ्स एंड ए पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. इनके फंक्शन क्या है? द लिम्फेटिक सिस्टम इज इंपॉर्टेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फैट्स है उसकी एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होती बल्कि लिम्फेटिक सिस्टम में होती है इन लैक्टील्स के ज़रिए. तो फैट्स जो है जब वो एंजाइम के ज़रिए कन्वर्ट होती है फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में, तो फिर वो लिम्फेटिक वेसल में एब्जॉर्ब हो जाती है लैक्टील्स के ज़रिए. इसके बाद है नेक्स्ट द सरफेस की एरिया की. अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इंक्रीज एनॉर्मसली, यानी बहुत ज़्यादा एनॉर्मसली काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है बाय अप्रॉक्सीमेटली 600 टाइम्स दैट ऑफ ए सिंपल सिलेंडर. यानी अगर हम सिंपल सिलेंडर देखें उसके इंटरनल पार्ट को स्मूथ कर दें तो उसके मुकाबले में 600 टाइम 600 गुना वहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है. टू अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर स्क्वायर in an adult by several adaptations, यानी 200 मीटर स्क्वायर इन एडल्ट और several adaptations, जिसमें क्या है which make the small intestine such a good absorption sites, जिसमें folds होते हैं, इसमें projections होती हैं यानी उभार होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. और उसकी वजह भी है क्योंकि देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा फूड और ड्रग एब्जॉर्ब होती है. इसको अगर हम देखें तो उसको हम कहते हैं फोल्ड्स ऑफ करकरिंग्स. फोल्ड ऑफ करकरिंग्स है वहाँ पे. दीज आर दी सब म्यूकोजल फोल्ड्स विच एक्सटेंड सर्कुलरली मोस्ट ऑफ द वे अराउंड द इंटेस्टाइन एंड आर पर्टिकुलरली वेल डेवलप्ड इन द ड्यूडेनम एंड ज्योजिनम. ज़्यादा ये फोल्ड ऑफ करकरिंग्स होते हैं ड्यूडेनम में और ज्योजिनम में, एंड दे आर सेवरल मिलीमीटर इन डेप्थ, यानी
डेप्थ होती है इनकी जैसे खाई होती है, और उभार होते हैं यानी जैसे पहाड़ होते हैं, तो उससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे विलाई होती हैं, विलाई भी जो है यही काम करते हैं। दीज आर एक्चुअली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द ल्यूमिन, approximately 0.5 millimeter to 1.5 millimeter in length and 0.1 millimeter in diameter. They are well supplied with blood vessels, and each villus contain an arteriole, a venule and a blind ending lymphatic vessels यानी lacteals। हर विलाई में यानी जिसको विलस कहेंगे उसके अंदर आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स हैं और लैक्टील्स हैं। मकसद यही है आर्टीरियोल्स वेन्यूल्स का कि वहाँ पे फूड और ड्रग एब्जॉर्ब हो, और लैक्टील्स का ये पर्पज़ है कि फैट्स एब्जॉर्ब हो, जैसा कि मेंशन है इसके स्ट्रक्चर फिगर 19.5 में, जो हम अभी आगे डायग्राम में इसकी फिगर में देखेंगे। इसके अलावा विलाई के ऊपर माइक्रो विलाई होती हैं, which are 600 to 1000 of these brush-like structures, around 1 micrometer in length and 0.1 micrometer in width। ये विलाई के ऊपर होती हैं, इनको ब्रश लाइक बॉर्डर्स भी कहा जाता है, और ये हर विलाई के ऊपर होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, प्रोवाइडिंग द लार्जेस्ट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो ये सरफेस एरिया को और ज़्यादा बढ़ा रहे होते हैं, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन सरफेसेस और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दीज आर कवर्ड बाय फाइब्रस सब्सटेंसेज नोन एज ग्लाइकोकैलेक्स। तो ये जो माइक्रोविलाई हैं ये कवर्ड होती हैं ग्लाइकोकैलेक्स से। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ विलाई। ईच विलस, एक विलाई दिया हुआ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये आर्टीरियोल हैं, ये वेन्यूल हैं, और ये स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं, ये गॉबलेट सेल्स हैं, ये माइक्रोविलाई। यहाँ पर ये जो ऊपर जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं ये माइक्रोविलाई हैं, जिसको ब्रश लाइक बॉर्डर्स कह सकते हैं इनको। इससे और जो है ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्रिप्ट है, यानी वो ये कि फोल्ड ऑफ करकरिंग, जहाँ पे ये भी सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, यहाँ पे फूड आएगा तो एब्जॉर्ब होगा। और ये लिम्फेटिक वेसल यानी लैक्टील्स हैं, जहाँ पे फैट्स एब्जॉर्ब होगा। ये आर्टरी आ गई, ये वेन्यूल हो गई, इस तरह से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगी। ल्यूमेन के जो ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पीएच की बात करें तो इट इज़ इन बिटवीन 6 to 7.5, जबकि हमने स्टमक में बात की थी वहाँ पर जो पीएच है 1 से लेके 3.5 या 5 से नीचे रहता है, ताकि वो वहाँ पर एसिड HCl की, और उसकी वजह HCl का रिलीज है। सोर्स ऑफ सिक्रीशन दैट प्रोड्यूस दीज पीएच वैल्यूज, यानी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो पीएच बढ़ जाता है यानी टूवर्ड्स अल्कलाइन हो जाता है, उसकी क्या वजह है। फर्स्ट इज द ब्रूनर्स ग्लैंड्स, वहाँ पे ब्रूनर्स ग्लैंड है। दीज आर लोकेटेड इन द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट दरअसल अल्कली है। ये क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइजेज द एसिड एम्प्टीड फ्रॉम द स्टमक, यानी स्टमक से जो भी फूड मटेरियल काइम जो है वो ड्यूडेनम में एंटर हो रहा है, तो उसको एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कन्वर्ट कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज करके उसके पीएच को 7.7 के करीब ले आता है। इसके अलावा इंटेस्टिनल सेल्स हैं, दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस एंड एंजाइम। इंटेस्टिनल सेल्स में यहाँ पे ये भी म्यूकस को रिलीज करते हैं और एंजाइम्स को। द एंजाइम्स हाइड्रोलिसिस हैं, जिसमें हाइड्रोलिसिस एंड प्रोटीजेज हैं, जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट से, यानी जिसको हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, उससे पेनक्रियाटिक सिक्रीशंस भी ड्यूडेनम में एंटर होती हैं। पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज इज द लार्ज ग्लैंड दैट सिक्रीट अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर to 2 लीटर ऑफ पेनक्रियाटिक जूस पर डे। और ये जो एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वाया डक्ट, विच इज कॉमन बाइल डक्ट और हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। द कंपोनेंट ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या क्या है, इसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी जो अल्कली है, एंड एंजाइम्स है। और वो एंजाइम्स कौन से हैं, कंसिस्ट ऑफ प्रोटीजेज, यानी प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जिसमें ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, और कार्बोऑक्सी पेप्टिडेजेस हैं। दे आर सिक्रीटेड एज इनएक्टिव प्रीकर्सर, और जाइमोजेंस ये इनएक्टिव होते हैं, और फिर ये यहाँ पे कन्वर्ट होते हैं अपनी एक्टिव फॉर्म में इन द ल्यूमेन बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज। तो ये एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में। और ये इसकी वजह क्या है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में भी प्रोटीन है, तो वरना ये उस हमारी बॉडी की प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, तो इस वजह से इसको इनएक्टिव फॉर्म में होना ज़रूरी है, और इसको अब उसी जगह पे आके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए जहाँ पर हमें जीआई ट्रैक्ट में ज़रूरत है फूड को, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। इसके अलावा लाइपेज और एमाइलेज भी पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं, दे आर सिक्रीटेड इन एक्टिव फॉर्म, क्योंकि ये जो है हमारी बॉडी को हार्म या डाइजेस्ट नहीं करते। द बाइकार्बोनेट कंपोनेंट जो यहाँ पर इसमें साथ आ रहा है, ये पीएच को कायम के वो जो है वो मेंटेन करेगा, अल्कलाइन की तरफ, यानी वो 6 से लेके 7.5 के दरमियान में।
इसके अलावा वहाँ पे बाइल आएगा। बाइल क्या करेगा? बाइल इज सिक्रेटेड बाय हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स में बनेगा। फिर वहाँ पे हेपेटोसाइट्स की जो कैनालिक्यूली हैं यानी जो कैनाल्स हैं उससे ये रिलीज़ होके गॉल ब्लैडर में जमा होगा, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा, स्टोर होगा। और फिर हेपेटोबिलियरी सिस्टम के ज़रिए यानी कॉमन बाइल डक्ट के ज़रिए एंड बाय द रिमूवल ऑफ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड वाटर इट डिलीवर्स टू द ड्यूडेनम और फिर ये ड्यूडेनम में आ जाएगा। बाइल के यानी केमिकल नेचर की बात की जाए तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स एक्वस मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इसके अंदर बाइल एसिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स में पर्टिकुलरली लेसिथिन, कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन है जो कि बाइल पिगमेंट्स होते हैं येलो कलर के। इसके अलावा इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सच एज प्लाज्मा इलेक्ट्रोलाइट्स और वो इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम और पोटेशियम होते हैं। बाइल पिगमेंट्स जो कि एक्चुअली विच इज़ बिलिरुबिन आर एक्सक्रीटेड इन फीसिस। यही वजह है कि जो स्टूल का कलर होता है ज़रा येलोइश होता है बिकॉज ऑफ बिलिरुबिन। बट बाइल एसिड्स, बिलिरुबिन तो एक्सक्रीट हो जाता है बट बाइल एसिड्स आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय द एक्टिव प्रोसेस इन द टर्मिनल इलियम और वो बाइल एसिड जो होता है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। रीअब्सॉर्ब होने के बाद दे आर रिटर्न टू द लिवर वाया द हेपेटिक पोर्टल वेन, वापस लिवर में चला जाता है एंड विद अगेन विथ हेपेटिक क्लियरेंस वहाँ से लिवर से दोबारा गॉल ब्लैडर में जाता है, फिर रीसिक्रेटेड इन टू द बाइल और फिर ये दोबारा इंटेस्टाइन में आता है और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है जिसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। इसी तरीके से कुछ ड्रग भी करती हैं यानी जब वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं वो लिवर में जाती हैं, बाइल के साथ वो गॉल ब्लैडर में आती हैं, गॉल ब्लैडर में आने के बाद कॉमन बाइल डक्ट के साथ वापस इंटेस्टाइन में आती हैं, फिर एब्जॉर्ब होती हैं बाइल के साथ, फिर लिवर में आती हैं, फिर लिवर से गॉल ब्लैडर में जाती हैं और इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको हम कहते हैं एंटेरोहेपेटिक रीसर्कुलेशन। लेकिन शर्त ये है कि वो ड्रग जो है वो बाइल में सॉल्युबल हो ताकि बाइल एसिड की तरह जो है वो काम करे। द मेन फंक्शन ऑफ बाइल आर, असल फंक्शन क्या है बाइल का? प्रमोटिंग द एफिशिएंट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट सच एज फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम ग्लाइसरॉल भी कहते हैं। कैसे ये फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल की या ग्लाइसरॉल की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे? बाय एडिंग इट्स इमल्सिफिकेशन यानी उसका इमल्शन बनाएंगे माइसेलर सॉल्युबलाइजेशन करने के लिए। इस तरह से फिर ये जो है वो फैट्स एब्जॉर्ब होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है कोलॉन। Colon is the final major part of the GI tract. It stretches from the ileocecal junction यानी जहाँ पे इलियम और सीकम का जंक्शन है वहाँ से स्टार्ट होती है और फिर एंड होती है टू द एनस एंड मेक अप अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर ऑफ 6 मीटर ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो टोटल GI ट्रैक्ट 6 मीटर का है, उसमें 1.5 मीटर के करीब कोलॉन होती है। इट इज़ कम्पोज ऑफ सीकम, इसमें सीकम है कोलॉन में 85 मिलीमीटर इन लेंथ, फिर असेंडिंग कोलॉन है अराउंड 200 मिलीमीटर इन लेंथ, फिर उसका हेपेटिक फ्लैक्चर जो कि ट्रांसफ़र कोलॉन है यानी लिवर के साथ जो है के ऊपर जो नज़र आती है उसकी ट्रांसफर्स कोलॉन जिसकी लेंथ 450 मिलीमीटर है, फिर स्प्लीनिक फ्लैक्चर यानी कोलॉन का वो पार्ट जिससे स्प्लीन अटैच होती है वो 300 मिलीमीटर लेंथ उसकी होती है। इसके बाद सिग्मोइडल कोलॉन है, सिग्मोइडल कोलॉन जो कहलाती है 400 मिलीमीटर, फिर रेक्टम आ जाता है एज शोन फिगर 19.6 जो कि हम अभी देखेंगे। द असेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन आर रिलेटिवली फिक्स्ड, अपनी जगह जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उससे फिक्स होती हैं। इसके मुकाबले में जो बाकी हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन के अलावा यानी ट्रांसफर्स कोलॉन, रेक्टम, सिग्मॉइड वो ज़रा थोड़ी सी यानी ट्रांसफर्स कोलॉन आर मच मोर फ्लेक्सिबल यानी वो थोड़ा बहुत मूव कर सकती हैं। नाउ हियर इज़ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द सीकम, देन असेंडिंग कोलॉन, फिर ये हेपेटिक फ्लैक्चर, ट्रांसफर्स कोलॉन, फिर ये स्प्लीनिक फ्लैक्चर, ये आ गया डिसेंडिंग कोलॉन, फिर ये आ गई सिग्मोइडल कोलॉन, फिर ये रेक्टम और ये एनल कैनाल। Now, the colon, unlike the small intestine, has no specialized villi. तो इस वजह से यहाँ पे surface area भी कम है, तो absorption भी कम होगी. However, the microvilli of absorptive epithelial cells, the presence of crypts and irregular folded mucosa serve to increase the surface area of the colon by 10 to 15 times that of simple cylinder. लेकिन यहाँ पर कुछ crypts यानी गहराइयाँ यानी like fold of Kircherings और कुछ म्यूकोजल सरफेसेस की इरेगुलरिटीज़ हैं यानी फोल्ड्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर भी सरफेस एरिया बढ़ता है 10 to 15 टाइम्स, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में बहुत कम है। तो यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाती है और लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले में कम होती है। द सरफेस एरिया नेवरदीलेस रिमेन्स अप्रॉक्सीमेटली 1/30 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी अगर हम कंपेयर करें सरफेस एरिया की स्मॉल इंटेस्टाइन से तो उसका साइज़ 1/30 है यानी इतना कम है।
मेन फंक्शंस ऑफ कोलॉन्स आर, तो अब ये कोलॉन के मेन फंक्शन क्या है? पहला क्या है? द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड वाटर फ्रॉम द ल्यूमिन इन एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम आयन. सो कोलॉन हैज सिग्निफिकेंट होम्योस्टेटिक रोल इन द बॉडी, यानी जो सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करता है. तो इसी वजह से जो है वो ये यानी बॉडी का होम्योस्टेटिक सिस्टम, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी कहते हैं, उसको मेंटेन करता है. यही वजह है कि वो लोग जिनको डायरिया होता है उनमें सोडियम लॉस, क्लोराइड लॉस, वाटर लॉस होता है, यानी वाटरी डायरिया में तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो डायरिया की वजह से, क्योंकि कोलॉन जो है फिर ये फंक्शन जो है अपना नहीं कर पा रही होती, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, क्लोराइड एंड वाटर. इसके अलावा और दूसरा फंक्शन क्या है? स्टोरेज एंड कॉम्पैक्शन ऑफ फीसेज, यानी स्टूल की को स्टोर कर प्रिपेयर करना और स्टोर करना. द कोलॉन इज परमानेंटली colonized बाय एन एक्सटेंसिव नंबर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली एंड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया. कोलोन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी तादाद 10⁻12 पर ग्राम ऑफ कंटेंट है, यानी कोई ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे मौजूद होते हैं एज ए नॉर्मल फ्लोरा. और ये नॉर्मल फ्लोरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं. एक तो ये कि इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, उनको फूड नहीं अवेल करने देते, जिसकी वजह से उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं कर पाते. और दूसरी चीज़ ये कि ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स, वाइटामिन्स बनाते हैं बॉडी के लिए, जिससे डाइजेशन का प्रोसेस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बॉडी की, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स बॉडी को मिल रहे होते हैं. तो वो बॉडी की डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट होती हैं उसको वो ये पूरा कर रहे होते हैं. इसके अलावा दिस लार्जर बैक्टीरिया मास इज कैपेबल ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, क्योंकि ये एंजाइम बना रहे होते हैं, इंक्लूड हाइड्रोलिसिस ऑफ फैटी एसिड ईस्टर्स एंड रिडक्शन इन इनएक्टिवेटेड कॉन्जुगेटेड ड्रग्स टू देयर एक्टिव फॉर्म. और बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में यहाँ इसी जगह पे आके होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल सल्फासेलेजीन. Sulfasalazine is a drug which is used in ulcerative colitis. Ulcerative colitis is an inflammation of colon. तो हम ये चाहते हैं कि ड्रग यहीं पे कोलॉन में ही आके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो. तो सल्फासेलाजीन जब टैबलेट ली जाती है तो स्टमक में उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाती है. स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ब्रेक डाउन नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलॉन में पहुंच जाती है. कोलॉन में जो बैक्टीरिया मौजूद है यानी नॉर्मल फ्लोरा, ये एक एंजाइम बनाते हैं एजो रिडक्टेज. तो वो क्या करते हैं, सल्फासेलाजीन को एजो रिडक्टेज एंजाइम एक्ट करता है और इसको ब्रेक डाउन करके दो मोइटी इसमें से रिलीज करता है, एक सल्फापाइरिडीन और दूसरा 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड. सल्फापाइरिडीन किसी काम की नहीं है, इनर्ट है, लेकिन 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जब यहाँ कोलॉन में रिलीज होती है तो वो यहाँ पर कोलॉन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. तो आप ये देखें कि ये बैक्टीरिया एजो रिडक्टेज एंजाइम बना रहे हैं और फिर वो ड्रग जो है वो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, सल्फासेलाजीन ड्रग, जो कि 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है और फिर कोलॉन में लोकली जो है वो वहाँ पर अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है. तो इस तरह से फार्मासिस्ट जो है इस एक्टिविटी को यूटिलाइज या टेक्निक को यूटिलाइज कर रहे हैं. इसके अलावा यहाँ जो ये नॉर्मल फ्लोरा है, बैक्टीरिया रिलाई ऑन अनडाइजेस्टेड पॉलीसेक्राइड, यानी फूड में जो पॉलीसेक्राइड जो है वो डाइजेस्ट नहीं हुए, डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट और म्यूकस है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके ज़रिए ये कार्बन और एनर्जी सोर्सेज यानी अपना फूड यूटिलाइज करते हैं. दे डिग्रेड द पॉलीसेक्राइड एंड प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, एसिटिक, प्रोपायोनिक एंड ब्यूटारिक एसिड्स. इसी वजह से यहाँ का जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो काफ़ी हद तक एसिडिक हो जाता है इन एसिड्स की वजह से. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोड्यूस गैसेज लाइक हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. यहाँ का जो पीएच है, पीएच ऑफ सीकम इज अप्रॉक्सीमेटली 6 to 6.5. This increased from 7 to 7.5 towards the distal part of colon. And recently there has been a much interest in the exploitation of enzyme produced by these bacteria with respect to targeted drug delivery to this region of the gastrointestinal tract. जैसे मैंने अभी सल्फासेलाजीन का बताया कि ये इंटरेस्ट ऑफ ड्रग है कि फार्मासिस्ट ने इस तरह की ड्रग बनाई ताकि वो यहीं आके रिलीज़ हो और यहीं टारगेटेडली यहीं अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करे. तो इस तरह से जीआई ट्रैक्ट में ये अपना काम करती है. तो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. द ट्रांजिट ऑफ फार्मास्यूटिकल इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू very much.